Hello guys, this is Ms. Yaulasan and you're watching Hasan Art Studio. Welcome you again in another video of Mission 30. So in this video we will discuss about the Mughal school of miniature painting and it's called backbone of the Indian miniature painting और Indian painting. So अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उसे लाइक भी कर सकते हैं. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. सो यहाँ पर क्या है हम देखते हैं सबसे पहले ओरिजिनल डेवलपमेंट. जैसे कि आपको पता है हम हर चैप्टर में ओरिजिनल डेवलपमेंट देखते ही हैं, तो यहाँ पर ओरिजिनल डेवलपमेंट में क्या दे रखा है उसकी चलिए बात करते हैं. मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द 16 टू फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. तो इसका जैसे हमें पता लगता है कि 16th सेंचुरी से शुरू होता है और ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी तक चलता है 16 टू 19. एंड ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब जो इंडिया का ये पूरा एरिया है, ये जो जैसे पाकिस्तान वगैरह भी आता था और ये अफ़गानिस्तान एंड ऑल, तो ये सब में यहाँ पर जो है मुग़ल का राज था. तो ये मुगलिस एरिया ही आता है और वहाँ के जो राजा महाराजा थे तो वो यहाँ पर आगे देखते हैं. एंड दिस इज़ नोन फॉर दैम स्टाइल ऑफ आर्ट ह्यूमन फिगर एंड आर्टिस्ट ऑफ द इस्लामिक आर्ट केम फ्रॉम द इस्लामिक वर्ल्ड ऑफ पर्शिया और ईरान एंड टर्की. तो ईरान, पर्शिया और टर्की से यहाँ पर आर्टिस्ट आए थे क्योंकि ये जो मुग़ल एम्पायर जो है ये उधर से ही आया था क्योंकि बाबर ये उधर के साइड से आया था. तो अपने साथ जब ये जैसे हुमायूं 2 आर्टिस्ट लेकर के आया था, फेमस आर्टिस्ट जैसे मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद, ये दोनों को लेकर के आया था. उसके बाद यहाँ पर इंडिया में जब अकबर का राज आया तो उसके अंडर में उन दोनों आर्टिस्ट के अंडर में यहाँ पर आर्टिस्ट रखे जाते थे और फिर वो अपनी आर्ट बनाते थे. तो उसमें यहाँ पर हमें मिक्सचर देखने को मिलता है बाद में इंडियन एंड पर्शियन एंड और ये इस्लामिक आर्ट का. तो आगे देखते हैं. इट्स अमलगमेशन विद इंडिजीनियस थीम्स एंड स्टाइल ट्रेडिशन ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग. तो ये जो वहाँ के आर्टिस्ट थे वहाँ से जब ऑब्वियसली जब वहाँ पर पेंटिंग करते होंगे तो यहाँ पर आए तो वहाँ का स्टाइल इनके साथ आया, इन सारे आर्टिस्ट के, और फिर इंडियन स्टाइल जो है यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट थे वो इंडियन स्टाइल में काम करते थे. तो जब यहाँ के आर्टिस्ट के साथ काम हुआ या फिर उन्होंने यहाँ के एरिया में आकर के यहाँ की डे टू डे लाइफ और जो उनकी लाइफ हुई थी, जो हमारे मुग़ल के जितने भी राजा महाराजा थे तो उनकी लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर पेंटिंग हुई हैं और जो भी उस टाइम पे नेचर था आसपास तो वो चीज़ें यहाँ पर पेंट हुई. तो उसमें मिक्सचर देखने को मिलता है हमें इंडिया, इंडिजीनियस और टर्किश एंड इस्लामिक एंड पर्शियन एंड ईरानियन, ये सारी आर्ट का यहाँ पर मिक्सचर देखने को मिलता है. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर यू क्योंकि इसे कहते हैं इंडिया के जितने भी इंडिया की जो मिनिएचर पेंटिंग है उसकी बैकबोन इसे कहा जाता है. क्योंकि जब हम देख रहे थे, हमने पहाड़ी स्कूल पढ़ा, हमने राजस्थानी स्कूल पढ़ा, तो वहाँ पर भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हमें पर्शियन आर्ट का और इस्लामिक आर्ट का और मुग़ल आर्ट का. मुग़ल आर्ट का हमें वहाँ पर मिक्सचर देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. और ये हमें फर्स्ट जितना भी ये 2 यूनिट्स हैं मतलब आपके डेक्कन स्कूल तक, तो इसका आपको प्रभाव देखने को ही मिलेगा, इसका इन्फ्लुएंस आपको देखने को ही मिलेगा. और उसके बाद भी जब हम बंगाल स्कूल पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये मुग़ल आर्ट का जो है इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इनकी बात बहुत मतलब हर चैप्टर में होती आई है मुग़ल आर्ट. तो मुग़ल में 3 गोल्डन पीरियड रहे हैं. जैसे कि गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट की बात करें तो वो अकबर का है, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो वो हमारा शाहजहां का है, और गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग की या मिनिएचर पेंटिंग की बात करें तो वो है जहांगीर का. अब ये क्यों है? क्योंकि देखो जो गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट है तो आर्ट में सारी चीज़ें आती हैं, जैसे डांस हो गया एंड म्यूज़िक हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी आर्ट में आ जाएंगी. तो उस टाइम पे एंड लिटरेचर, तो ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा अकबर के टाइम में हुई है. तो इसीलिए इसे गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट कहा जाता है. और गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग जहांगीर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहांगीर बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्टेड इन द पेंटिंग. सो ये जो है ना बहुत ज़्यादा पेंटिंग बनवाता था अपने उसमें और खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था एंड खुद भी एक आर्टिस्ट था. जैसे कि हमें इसके बारे में सुनने को मिलता है कि ये कहता था अगर कोई एक आर्टिस्ट एक बॉय बनाए, आईब्रो बनाए एक पिक्चर में और दूसरा आर्टिस्ट दूसरी आईब्रो बनाए किसी की, तो ये पहचान लेता था कौन से आर्टिस्ट ने किस उसमें काम करा है, किस आईब्रो में. तो इतना मतलब जब खुद एक राजा को इंटरेस्ट होगा तो वो कितनी पेंटिंग कर पाएगा वो आप समझ सकते हैं. तो इसलिए और यहाँ पर ना आपको यूरोपियन इफेक्ट भी देखने को मिलता है क्योंकि जब यूरोप
यूरोप के जो लोग थे वो यहाँ पर आए और इन दोनों मतलब मुग़ल एंड यूरोपियंस के रिलेशंस बढ़े पॉलिटिकली, तो उन्होंने एक दूसरे को पेंटिंग्स वगैरह गिफ्ट करी। जैसे वो लोग यहाँ पर आते थे तो उनके जो इंटरेस्ट के बेस पे यहाँ कर आर्टिस्ट जो है पेंटिंग करके उनको देते थे और वहाँ के इनको देते थे। तो इस टाइप से हमें उनका भी मिक्सचर देखने को मिलता है बाद में, और इसीलिए यहाँ पर गोल्डन पीरियड है ये पेंटिंग का। एंड गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो शाहजहाँ को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पेंटिंग में, बट उसने पेंटिंग पे बैन नहीं लगाया। उसके कोर्ट में जैसे पेंटिंग हो रही थी उसके बाबा के टाइम पे, लाइक जहांगीर के टाइम पे, तो वैसी ही पेंटिंग उसने करने दी। एंड उसने सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट लिया है वो आर्किटेक्चर में लिया है। तो वो आप यहाँ से समझ सकते हैं, जो ताजमहल बनवाया है और या फिर जो दिल्ली का रेड फोर्ट है वो उसने बनवाया है। आगरा का जो लाल किला है तो उसमें कई सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जैसे दीवाने आम दीवाने खास, तो ये उसने बनवाया है आपके शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई हैं, बड़े बड़े किलों के अंदर भी जो ये फोर्ट्स हैं उनके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई है, इसलिए इसे गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। अगर फीचर्स की बात करेंगे, मतलब कैसी, मतलब इन पेंटिंग्स में फीचर्स क्या थे, इनकी स्पेशलिटीज़ क्या थी, करैक्टरिस्टिक क्या थे, तो उसमें हम देखते हैं बुक इलस्ट्रेशंस आर द प्राइम सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुक इलस्ट्रेशन हुआ है, मतलब बुक बहुत ज़्यादा या तो उनके ट्रांसलेट हुए हैं कुछ बुक्स के, जैसे महाभारत और बहुत सारे पुराण के यहाँ पर ट्रांसलेशन देखने को मिलते हैं, जैसे संस्कृत से पर्शिया में करवाया, पर्शिया से संस्कृत में करवाया, तो ऐसे बहुत सारे हमें इसमें ट्रांसलेशन देखने को मिलते हैं इनके टाइम पे। जैसे अकबर के टाइम पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इनका जो प्राइम सब्जेक्ट रहा है वो बुक इलस्ट्रेशन रहा है। तो जैसे मेल डोमिनेट पेंटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेन की ही, जो मैन लोग हैं, जो बंदे लोग हैं, उनकी ही पेंटिंग हमें देखने को मिलती है, और लेडीज़ की पेंटिंग यहाँ या फीमेल की पेंटिंग हमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलती, क्योंकि उस टाइम पे भी पर्दा प्रथा चलता था इनके यहाँ पर भी। ओके, मोस्टली मुगल पेंटिंग वर पार्ट ऑफ एल्बम एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, जैसे हमने अभी बात करी ऊपर। तो ज़्यादातर पेंटिंग्स इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए ही पेंटिंग्स बनती थी। लाइक किसी डॉक्यूमेंट्स की स्टोरी है तो उसके रिलेटेड पेंटिंग्स भी बनाई जाती थी। एंड पेंटिंग प्रोसेस क्या रहता था, तो इसमें शीट्स ऑफ हैंडमेड पेपर वर प्रिपेयर एंड कट टू सूट द साइज़ ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पर जितनी भी शीट्स हैं वो हैंडमेड शीट यूज़ हुई हैं, और पहले हैंडमेड शीट बना करके बड़ी जितनी भी बनती थी और फिर उसको कट कर लिया जाता था। जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी या एल्बम होती थी या इलस्ट्रेशन ऑफ बुक होता था तो उस साइज़ की यहाँ पर कट कर ली जाती थी। एंड डिज़ाइन स्पेस वॉज लेफ्ट फॉर द आर्टिस्ट टू फिल विद द कंपोजिशन। और इसमें पहले डिज़ाइन किए जाते थे, मतलब बॉर्डर पहले डिज़ाइन कर दिया जाता था और फिर बीच में जितनी भी जगह बचती थी उसे आर्टिस्ट के लिए छोड़ दिया जाता था कि वो उसमें मेन सब्जेक्ट जो है वो पेंट करेंगे। और बॉर्डर मतलब जैसे ये टीम वर्क होता था, एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट नहीं पेंटिंग बनाता था, तो इसमें सारे आर्टिस्ट मिलकर के काम करते थे। तो जैसे एक ने बॉर्डर बनाया, दूसरे ने उसके अंदर ड्रॉ किया, तीसरे ने कलर किया, कोई फेस बनाने में ज़्यादा माहिर है, कोई बर्ड के मतलब पेंटिंग करने में ज़्यादा माहिर है, तो वो इस टाइप से पेंटिंग करते थे। देन आर्टिस्ट फिल विद द कंपोजिशन रिलेटेड टू द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होता था बुक का उसके रिलेटेड यहाँ पर पेंटिंग का कंपोजिशन होता था। एंड पेंटिंग फिनिश बाय द 3 to 5 आर्टिस्ट या ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल पेंटिंग नहीं बनी हुई है, इसमें कई सारे आर्टिस्ट का काम हुआ करता था। नेक्स्ट, नो पेंटिंग डन बाय अ सिंगल आर्टिस्ट, ऑलवेज डन बाय द ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। एंड फिगर्स आर डिपिक्टिंग इन द प्रोफाइल और क्वार्टर प्रोफाइल। तो यहाँ पर जितने भी पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं उसमें जो फिगर हैं या फिर पोर्ट्रेट हैं वो या तो प्रोफाइल देखने को मिलेंगे या क्वार्टर प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब साइड फेस आप ऐसे देखते हैं तो ये जो एक प्रोफाइल है या लेफ्ट प्रोफाइल या राइट प्रोफाइल, तो एक साइड से वो प्रोफाइल लेते थे। एंड अगर क्वार्टर प्रोफाइल लेना है उनको तो थोड़ा ऐसे, मतलब दूसरी थोड़ी सी आंख उनकी आ जाती थी। तो इस टाइप के यहाँ पर हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, ये प्रोफाइल या क्वार्टर प्रोफाइल पेंटिंग्स। एंड इन जहांगीर रेन द नेचर इज शोन इन द डिलाइटफुल पेंटिंग्स ऑफ वर्ड्स, एनिमल एंड फ्लावर्स रिप्रेजेंटेशन। तो जहांगीर का जो सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं वो नेचर में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था और मतलब इंटरेस्ट था नेचर में। तो वहाँ पर बर्ड, एनिमल्स एंड फ्लावर्स वगैरह की बहुत ज़्यादा पेंटिंग हुई है। कुछ तो उन्होंने फ्लावर्स ही पेंटिंग करने के लिए आर्टिस्टों का ग्रुप मतलब बना रखा था एंड उनको स्पेशल टाइप के फ्लावर पेंट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर भी भेजा था वो बनवाने के लिए पेंटिंग्स। एंड द कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शंस हलो अराउंड द एम्परर हेड एंड डेकोरेटिव हासियाज आर द स्पेशल फीचर्स इन द स्टाइल। तो हासिया होता है लाइक जब हम बॉर्डर जो बनाते हैं तो बॉर्डर में ऐसे साइड में जो ये जगह रहती है तो इसे कहते हैं हासिया। तो यहाँ पर सबसे पहले बहुत भव्य डिज़ाइन बनते थे, बहुत ही अट्रैक्टिव एंड यहाँ पर क्रिएटिव डिज़ाइन बनाए जाते थे। और हेलो यूज़ होता था, जो हेलो है जैसे आप मेरे थंब
थंबनेल में देखते हैं या फिर आप पेंटिंग में देखेंगे आगे, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ओके, लाइक ये अभी जब हम यहाँ देखेंगे तो जो मेन करेक्टर है यहाँ पर, जैसे राजा है, ये है शाहजहाँ, तो शाहजहाँ के पीछे ये एक हलो देखने को मिलता है दूसरे कलर का। या फिर आप जैसे यहाँ देखेंगे ये आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर ये इस टाइप का ये जो है हलो होता था, तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क वर्निश द वर्क टू सेट द कलर, तो यहाँ पर वर्निश किया जाता था। जब कलर कंप्लीट हो जाते थे तो उस पर वर्निश की जाती थी ताकि उसके कलर जो है वो उड़े ना, तो वर्निश लाइक मोम वगैरह से की जाती। एंड कलर एंड टेक्निक की बात करें तो द पेंटर्स इन द अटेलियर वर ऑल्सो मास्टर इन द मेकिंग कलर्स। तो अटेलियर मतलब होता है जो लैब होती है इनकी पेंटिंग करने की, या फिर स्टूडियो कहते हैं, तो स्टूडियो का अटेलियर भी कहते हैं, जो आर्ट स्टूडियो होता है उसे। तो इनके जो अटेलियर में जो मास्टर आर्टिस्ट थे, जो बहुत निपुण आर्टिस्ट थे, तो वो कलर बनाने में भी बहुत ज़्यादा निपुण थे और वो कलर भी अपने हाथ से बनाते थे। एंड हैंडमेड पेपर तो यूज़ होता था अपने ऊपर। तो ओपेक कलर या फ्लैट कलर और अपारदर्शी, तो ये क्या होता है, जैसे हमारे पोस्टर कलर होते हैं, तो पोस्टर कलर में ना आर पार नहीं दिखता। जैसे वाटर कलर है तो वाटर कलर होता है ट्रांसपेरेंट, और ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते थे, लाइक अपारदर्शी होते थे, और फ्लैट कलर होते थे। कलर मेड बाय द नेचुरल सोर्सेज, फ्लावर्स, लीव्स एंड एटसेट्रा, तो इन चीज़ों से यहाँ पर कलर बनाए गए हैं। ब्रशेज मेड बाय द स्क्वायरल एंड किटन्स हेयर, तो यहाँ पर स्क्वायरल और जो किटन्स होते हैं बिल्ली के बच्चे, या बिल्ली उनके कैट्स जो होते हैं, तो उनके बालों से बनाए जाते थे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं वो, उससे बनाए जाते थे। एंड आर्टिस्ट वर गिवन इंसेंटिव एंड इंक्रीमेंट इन देयर सैलरीज अकॉर्डिंग टू द वर्क। तो यहाँ पर ना वीकली एक एग्जीबिशन लगा करती थी, जब इनके अटेलियर में जितने भी आर्टिस्ट रखे हुए थे, लाइक जैसे सुनने को आता है या फिर हमें बुक में देखने को मिलता है, अबुल फजल ने बताया कि 100 आर्टिस्ट या 100 से भी ज़्यादा आर्टिस्ट आपके अकबर के टाइम पे रहते थे उनके अटेलियर में। तो उन जब हफ्ते में एक विज़िट होता था यहाँ पर राजा महाराजा का, तो उस टाइम वो, क्योंकि उनके जब मेहमान आते होंगे या जितने भी रिलेटिव्स हैं या पॉलिटिशियन हैं, तो वो आते होंगे, तो उनको विज़िट कराने के लिए लेके आते थे कि यहाँ पर हमारा ऐसा काम चल रहा है, पेंटिंग ऐसी हो रही है। तो उस टाइप से जब जिसका वर्क ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता था, तो उसको यहाँ पर पैसा भी दिया जाता था, इंसेंटिव मिलता था, और ऊपर से सैलरी भी बढ़ा दी जाती थी, और उनको मनसबदारी भी मिलती थी। उनके बड़े बड़े ओहदे थे वहाँ पर आर्टिस्ट के। मास्टर आर्टिस्ट एंजॉय द पोजीशन इन द रॉयल अटेलियर, तो इनकी जो पोजीशन थी, जो मास्टर आर्टिस्ट बन जाते थे, जैसे मीर सैयद अली और ख्वाजा उस समय सबसे ज़्यादा टाइम तक रहे हैं वहाँ पर। तो ऐसे आर्टिस्टों को यहाँ पर बड़ी बड़ी मतलब पोजीशन एंड पोस्ट मिली हुई थी वहाँ पर। पिगामेंट एंड कलर्स अचीव फ्रॉम दोज वर, तो यहाँ से कैसे अचीव किया जाता है, कौन कौन से कलर, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। वर्मिलियन रेड फ्रॉम द मर्करी सल्फाइड ऐसे, एंड अल्ट्रामेरीन, लैपिजुल लजूली, तो इस टाइप के इन चीज़ों से यहाँ पर कलर बनाए जाते थे। तो ये कलर का एक इसको देख लेना आप एक बार, ठीक है। फिर अब बात करते हैं इनका जो डायनेस्टी में किसका टाइम कब तक रहा है, तो ये हमने बस ऐसे ही रखा हुआ है, ये तो इसके बारे में शायद ही पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले बाबर आता है। बाबर 1526 को इंडिया में एंटर होता है और 1530 को उसकी डेथ हो जाती है। फिर आता है हुमायूं 1530 to 40, 10 साल ये करता है, एंड फिर 15 साल के लिए यहाँ से गायब रहता है। इसे शेर शाह सूरी के द्वारा पराजय होना पड़ता है, फिर इसे यहाँ से भागना पड़ता है इंडिया से, और फिर ये दोबारा आता है जो कि 1555 में आता है, एंड फिर 1 साल रहता है, फिर इसकी डेथ हो जाती है। फिर इसका बेटा अकबर यहाँ पर गद्दी पे बैठता है, जिसे 1556 में बैठाया जाता है, और 1605 को इसकी डेथ हो जाती है। और ये 49 ईयर इसका जो पूरा पीरियड है वो इतने लंबे पीरियड तक रहा है ये। एंड फिर आता है जहांगीर, तो जहांगीर का टाइम 1605 से 1627, एंड शाहजहाँ का 27 से 58, एंड औरंगज़ेब का फिर 49 ईयर रहता है इसका 58 से 1707। फिर उसके बाद कई सारे राजा महाराजा आते हैं, बट उनका इतना इफेक्ट नहीं है, और उनके टाइम पे हमें पेंटिंग देखने को मिलती हैं, बट इतनी फेमस पेंटिंग्स नहीं है, और वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। और यहाँ पर फिर हमें लास्ट देखने को मिलता है बहादुर शाह ज़फ़र, तो ये सिर्फ हमने ऐसे रखा है, इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बहादुर शाह ज़फ़र 1837 to 1857, और 57 में इसका यहाँ पर मुग़ल डायनेस्टी का अंत हो जाता है।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाबर के बारे में। यहाँ पर हम उसके डायनेस्टी में क्या क्या हुआ या फिर क्या वो उसके टाइम पे हुआ उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, कितना इंटरेस्ट था उसको पेंटिंग में या आर्ट में, लाइक आर्किटेक्चर उसके टाइम पे क्या हुआ है या फिर आर्ट में बुक कौन सी बनी है, इस टाइप के बारे में हम बस बात करेंगे। ये सारे आर्टिस्ट के, सारे मुग़ल जो एम्परर हैं उनके पीरियड के टाइम पे हम वही चीज़ों की बात करेंगे। तो यहाँ पर बाबर के बारे में ज़्यादा मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले बस ये देख लीजिए कि स्टेबलाइज किसने किया है ये मुग़ल एम्परर, तो वो बाबर ने किया है और उसकी डेट है 1526। ओके, देन इसकी बर्थ और डेथ की भी नहीं बात करने की ज़रूरत है। और ये जो है, जो इसका टॉम है, ये भी आप छोड़ दीजिए, इसको भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत। यहाँ पर ये याद रखिए कि इसका सन कौन है, तो सन इसका हुमायूं है, बाबर का हुमायूं। ये पूरा आप सीरियल से याद रख लेंगे, जैसे ये यहाँ पर हमने दे रखा है, ठीक है। एंड फिर बाबर का इंटरेस्ट, ये चीज़ें हम, जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि बाबर का इंटरेस्ट किस चीज़ में था। तो इंटरेस्ट ये लड़ाई झगड़े के अलावा इसका इंटरेस्ट था पोइट्री में, फ़िलासफ़ी में और आर्ट में, इन चीज़ों में इनका इंटरेस्ट रहा है। एंड ऑटोबायोग्राफी इन्होंने खुद से लिखी है अपनी, जो कि है तुझके बाबरी खुद ने लिखी है और फिर उसको ट्रांसलेट करा के उसका नाम बाबरनामा कर दिया गया था। वो अकबर के टाइम पे हुआ है। तो तुझके बाबरी और बाबरनामा एक ही बुक के नाम है, बस उसका ट्रांसलेशन और ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। बाबरनामा रिफ्लेक्ट द लव फॉर आर्ट पेंटिंग दैट बाबर हैड। तो बाबरनामा या फिर तुझके बाबरी में हमें देखने को मिलता है कि उसको कितना इंटरेस्ट था पेंटिंग में, कितना लव टूवर्ड्स आर्ट था। तो ही मैंशन बाबरनामा इन बाबरनामा दैट बेहज़ाद वर्क वॉज डेंटी बट द डिड नॉट ड्रॉ द फेसेस वेल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अच्छा आर्टिस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है बेहज़ाद जो है, इसने इसमें कहा है कि वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट था, वो पेंटिंग अच्छी बनाता था, बट वो बहुत अच्छे फेस नहीं ड्रॉ कर पाता था, बस फेस ड्रॉ नहीं कर पाता था अच्छे से, अदरवाइज़ वो बहुत बढ़िया पेंटिंग करता था। एंड बेहज़ाद वॉज अ मास्टर आर्टिस्ट फ्रॉम द पर्शियन स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो पर्शिया से जहाँ से आर्टिस्ट आए थे हमारे मुग़ल कोर्ट में, वहाँ का ये मास्टर आर्टिस्ट रहा है, मेन आर्टिस्ट रहा है कह सकते हैं। एंड बेहज़ाद कॉल्ड राफेल ऑफ द ईस्ट। तो ये आपके उसमें आ रखा है बोर्ड में कि राफेल ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे राफेल ऑफ ईस्ट कहा जाता है बेहज़ाद को। और बेहज़ाद जो है ये पर्शियन मास्टर आर्टिस्ट है, पर्शिया का आर्टिस्ट है ये, ठीक है। ये आपके यहाँ का आर्टिस्ट नहीं है, ये मुग़ल का आर्टिस्ट नहीं है, ये पर्शियन आर्टिस्ट है और जो कि बहुत ज़्यादा निपुण था पेंटिंग में, बट ये फेस अच्छे नहीं बनाता था अकॉर्डिंग टू बाबर और उसकी तुझके बाबरी, ठीक है। एंड वन मोर आर्टिस्ट शाह मुजफ्फर फाइंड्स अ मेंशन अ पेंटर हु वाज ग्रेट इन मेकिंग हाई स्टाइल। तो यहाँ पर एक और आर्टिस्ट की बात की गई है, शाह मुजफ्फर की बात, ये ज़्यादा फेमस नहीं है शाह मुजफ्फर, बट ये हमें तुझके बाबरी या बाबरनामा में देखने को मिलता है कि शाह मुजफ्फर के बारे में भी बताया गया है कि वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता था हेयर स्टाइल की, हेयर स्टाइल नहीं बनाता था, उसकी पेंटिंग अच्छी बनाता था हेयर्स की, ठीक है। बाबर ब्रॉट विद हिम अ बुक नेम शाहनामा, जो कि ईरानियन किंग्स स्टोरीज़ हैं। तो जब वो ईरान की साइड से आया था, पर्शिया की साइड से आया था, तो उधर जो मेन किंग्स थे या फिर उनकी स्टोरीज़ थी, तो उनकी एक बुक थी शाहनामा, तो वो यहाँ से लेकर के आया था अपने साथ शाहनामा, जिसे वो अपने साथ रखता था हमेशा। एंड आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पानीपत मस्जिद और बाबरी मस्जिद, ये दो मस्जिद हमें देखने को मिलती हैं। एक और मस्जिद है जो कि संभल मस्जिद और देखने को मिलती है, अगर ज़्यादा डीपली हम सर्च करेंगे तो हमें पता चलता है कि संभल की एक और मस्जिद है जो कि इसने बनवाई है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। लाइक इसने आर्किटेक्चर में क्या करवाया है, तो इसमें दो मस्जिद बनवाई हैं इसने। एंड अपने साथ कौन सी बुक लेकर के आया था, तो वो शाहनामा लेकर के आया था। एंड दो आर्टिस्ट किस का बात किया था उसने, तो बेहज़ाद और शाह मुजफ्फर की। एंड इसकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तुझके बाबरी या फिर बाबरनामा। एंड वन मोर थिंग, इसको किस चीज़ में इंटरेस्ट था, पोइट्री, फिलॉसफी और आर्ट, इन चीज़ों में इसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इनके टॉम के बारे में तो आपको याद रखने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। और ये है आपके स्टेबलाइज जिसने यहाँ पर मुग़ल कोर्ट को किया है। उसके बाद हम बात करते हैं हुमायूं की। तो हुमायूं के टाइम पे भी ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई हैं, तो यहाँ पर हम एक वीडियो में और डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सही वीडियो हो जाए और ज़्यादा वीडियोस हमें ना बनाने पड़े, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में भी दिक्कत आती है फिर फाइंड करने में उन्हें। तो यहाँ पर हुमायूं की बात करते हैं। अब जब बाबर का बेटा हुमायूं गद्दी पे बैठा, इट्स 1530-40, 10 साल ये रहा है फिर, लेकिन इस 10 साल में इसके ज़्यादा वर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं पेंटिंग के। जब 15 साल के लिए यहाँ से चले जाता है और 1 साल के लिए वापस आता है, तो उस टाइम पे यहाँ पर एक चीज़
देखने को मिलती है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बर्थ और डाइट की बात करने की, तो डेथ की इसके बात करने की ज़रूरत नहीं है। टॉम की बात कर लेते हैं। तो इसका जो ये फेमस टॉम है, टॉम मतलब ये इन्होंने खुद नहीं बनवाया होता है, इनके जो बच्चे लोग होते हैं या इनके जो डिसेंडेंट होते हैं वो इनके टॉम बनवाते हैं, क्योंकि टॉम कहते हैं मकबरे को, मकबरा जहाँ कब्र होती है इनकी, तो कब्र मरने के बाद ही बनती है। तो जैसे इसका टॉम्ब है हुमायूं टॉम्ब, दिल्ली में हमें देखने को मिलता है, काफ़ी फेमस आर्किटेक्चर में आता है वो। और ये जो है अकबर इसका सन था और ये बाबर का सन था, ठीक है। एंड स्टेबलाइज इन्होंने क्या क्या करवाया, तो दीने पना महल में एक लाइब्रेरी स्टेबलाइज करवाई है इन्होंने। एंड फाउंडेड निगार खाना पेंटिंग वर्कशॉप पार्ट ऑफ हिज लाइब्रेरी। तो ये जो लाइब्रेरी है दीने पना महल में, उस लाइब्रेरी के अंदर हमें निगार खाना देखने को मिलता है, जो कि एक वर्कशॉप कह सकते हैं पेंटिंग की, या फिर कह सकते हैं कि वो अटेलियर ऑफ द पेंटिंग था जिसका नाम निगार खाना था। हुमायूं का जो हमें देखने को मिलता है जो अटेलियर है या फिर वर्कशॉप है पेंटिंग की, उसका नाम क्या है यहाँ पर, वो है निगार खाना, ठीक है। अभी अकबर के में देखेंगे तो उसका अलग नेम होगा, तो इसलिए यहाँ पर आपको निगार खाना याद रखने की ज़रूरत है। फिर आता है ही इनवाइट 2 पर्सन आर्टिस्ट मीर सैयद अली एंड अबू समद फॉर कैरी आउट रॉयल पेंटिंग्स। तो ये जो 2 आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, मीर सैयद अली पर्शियन आर्टिस्ट एंड अबू समद, ये दोनों आर्टिस्ट ही मुग़ल फाउंडर कहे जा सकते हैं पेंटिंग के, ठीक है, जिनके अंडर में सारी पेंटिंग हुई है, सारे आर्टिस्ट ने पेंटिंग सीखी है, फिर आगे पेंटिंग बढ़ी है। तो यहाँ से शुरू होती है मुग़ल पेंटिंग की शुरुआत। Both the artists were famous for their outstanding portrait skill। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे इनकी पोर्ट्रेट स्किल के लिए। एंड मीर सैयद अली नोन एज अ नादिरुल असर, ये इनकी जो है ना ये उपाधियाँ हुआ करती थी, जैसे नादिरुल असर इसे कहा गया। एंड अबू समद नोन एज अ सीरी कलम और सिराजी। तो ये अबू समद कहे जाते थे सिराजी और सीरी कलम, और नादिरुल जमा थे सैयद अली या फिर मीर सैयद अली। एंड हुमायूं स्टार्टेड हमज़ा नामा, ये एक मील का पत्थर कही जाती है हमज़ा नामा, ठीक है। हमज़ा नामा आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस आपकी एक बुक का नेम है हमज़ा नामा, और इसमें बहुत ज़्यादा हमें पेंटिंग देखने को मिलती है। तो हमज़ा नामा किसने स्टार्ट करवाई है, वो स्टार्ट करवाई है आपके हुमायूं ने। एंड फिर आता है हमज़ा नामा या दास्तान अमीर हमज़ा, इसका दूसरा नेम जो है दास्तान अमीर हमज़ा है। हमज़ा नामा को दास्तान अमीर हमज़ा भी कहा जाता है। एंड नरेट्स द लीजेंडरी एक्सप्लॉइट्स ऑफ आमिर हमज़ा अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो हमज़ा नामा का ही जो दूसरा नाम है वो है दास्तान अमीर हमज़ा, और इसे कंप्लीट होने में लगे थे 15 ईयर। और इसमें क्या है, वो नरेशन ऑफ द स्टोरीज़ ऑफ आमिर हमज़ा अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनके बारे में इसमें दिया गया। सो जो हमज़ा नामा है वो कंप्लीट हुए 15 ईयर में, जब उसे हुमायूं ने स्टार्ट करवाया, और हुमायूं का 1 ही साल बचा था, मतलब 1 साल में वो मर गया था। उसके बाद अकबर का पीरियड शुरू होता है, तो अकबर के भी 14 ईयर लग गए थे उसमें जब तक वो कंप्लीट हुई थी। क्यों इतने टाइम इसलिए लगता था, क्योंकि जैसे हमज़ा नामा जो स्टोरी लिखी जा रही थी, तो उसका जब 1 पेज लिखा जाता था या फिर 1 स्टोरी लिखी जाती थी, उसके बाद वो पेंटर्स को दी जाती थी, उस नरेशन जो भी लिखा हुआ था उसके बारे में वो पेंटिंग के थ्रू वहाँ पर दर्शाते थे। यहाँ पर देखने को मिलता है मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अबू समद बोथ वर द स्टूडेंट ऑफ बेहजाद। तो अभी आप देख रहे हैं बेहजाद कौन था, बेहजाद रफ़ेल ऑफ द ईस्ट, जिसको बाबर ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है। और उसके यहाँ पर 2 स्टूडेंट देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अबू समद, जो कि हुमायूं अपने साथ लेकर के आया था। फिर उन्होंने अकबर के टाइम पर काम किया है। आर्किटेक्चर की बात करें इनके, तो दीने पना महल में देखने को मिलता है। एंड शेर मंडल लाइब्रेरी देखने को मिलती है। लाइब्रेरी का नाम जो दीने पना महल के अंदर बनी थी वो शेर मंडल लाइब्रेरी थी, और उसमें जो एक हमें देखने को मिला था जो पेंटिंग वर्कशॉप थी, उसका नाम था निगार खाना। एंड हुमायूं टॉम्ब बिल्ड बाय हाजी बेगम इन अकबर पीरियड। तो जो हुमायूं टॉम्ब है वो अकबर हुमायूं की वाइफ ने बनवाया था, अकबर की माँ ने बनवाया था, हाजी बेगम ने। एंड बायोग्राफी की बात करें तो हुमायूं नामा है जो कि गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो कि सिस्टर ऑफ हुमायूं हैं। अकबर के कहने पर ये जो है गुलबदन बेगम ने अपने भाई के बारे में ये चीज़ें बताई हैं या लिखवाई हैं या लिखी हैं, ठीक है। फिर आता है अकबर पीरियड। तो अकबर पीरियड के बारे में हम आगे वाले वीडियो में बात करें। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड हैं क्लास 12 में और उनके पास है पेंटिंग, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।